नमस्कार साथियों, निर्माण करियर एकेडमी की इस ऑनलाइन मंच पर आज सभी का हार्दिक स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे थे, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। जो आज के और करंट अफेयर, जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं, उसको आप हमके सामने लेकर आए हैं। आप सभी अपने पेन और कॉपीज लेके बैठिएगा, जो मुख्य तथ्य आपको लगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों, सीईटी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो आप तैयारी के लिए डेडिकेटेडली रेडी रहें। ठीक है, तो अपने सुविचार के माध्यम से हम हमारे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सपनों की उड़ान को और ऊंचा ले चल, सपनों की उड़ान को और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें किनारा करता चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें किनारा करता चल। रुकना नहीं, बढ़ते रहना अपने मंजिल की ओर, रुकना नहीं, बढ़ते रहना अपने मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर सदा आगे बढ़ता चल, मेहनत की राह पर सदा आगे बढ़ता चल। तो इसी जोश और उत्साह से आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर सीरीज को। इसके अंदर हम कुछ नए क्वेश्चन को और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखिएगा, साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2023 कौन सा पूछा गया है? साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। पहला भंवरलाल ब्रह्मर, दूसरा पुरुषोत्तम पोमल, तीसरा चंद्रदेव शर्मा और चौथा सुरेंद्र सिंह। तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार 2023 में किसको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हमारा जो इसका उत्तर है वो है भंवरलाल ब्रह्मर। ये कहां से संबंध रखते हैं? बीकानेर से संबंध रखते हैं। कहां से? बीकानेर के। तो दोस्तों, हम इससे बात करते हैं, इनको किसके लिए ये पुरस्कार दिया गया, किसके लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो प्रदीप बिहारी के मैथिली संग्रह, हम बात करें प्रदीप बिहारी के मैथिली संग्रह, सरोकार कहानी को राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया गया, को राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने के लिए इनको इस सम्मान से नवाजित किया गया। क्लियर दोस्तों? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? हमारे भंवरलाल जी ब्रह्मर, जो बीकानेर से संबंध रखते हैं। प्रदीप बिहारी के मैथिली संग्रह सरोकार, यानी कि राजस्थान भाषा में अनुवाद हेतु इनको ये सम्मान से नवाजा गया। जब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा के, हम अगली बात करते हैं राजस्थानी भाषा में जो है बाल साहित्य पुरस्कार, ऐसे भी क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपको बताना है किसको दिया गया। तो हम बात करते हैं नागौर के प्रहलाद सिंह जाटोड़ा, नागौर के प्रहलाद सिंह जोटड़ा को, प्रहलाद सिंह जोटड़ा को इससे नवाजा गया। जब हम बात करते हैं अगली कि राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार को। किसको? सोनाली सुथार को यह पुरस्कार से नवाजा गया है, सोनाली सुथार। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो पुरस्कार है बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोटड़ा को दिया गया।
राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुतार को दिया गया। और जब अगली बात करें तो हमारे राजस्थान से किसी एक व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो होम्योपैथी के अंदर उनको पद्मश्री पदों से नवाजा गया था, यानी कि राधेश्याम पारिक को, राधेश्याम पारिक को हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार 2024, इनसे राजस्थानी के अंदर हमारे नवलगढ़ झुंझुनू से संबंध रखते हैं राधेश्याम पारिक को इस पुरस्कार से नवाजित किया गया। तो दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि भंवरलाल भ्रमर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? प्रदीप बिहारी के मैथिली संग्रह सरोकार, प्रदीप बिहारी के मैथिली संग्रह सरोकार कहानी के अंदर राजस्थानी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, इसलिए इनको इस अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। जब हम बात करते हैं आगे कि राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोटड़ा, राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुतार और झुंझुनू से संबंध रखने वाले हमारे राधेश्याम पारिक को, नवलगढ़ झुंझुनू से संबंध रखने वाले राधेश्याम पारिक को पद्मश्री पुरस्कार 2024 के अंदर सम्मानित किया गया। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संजय कुमार श्रोत्रिय के सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमको पता होना चाहिए, एक हमारी केंद्र के संस्था है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग। तब यहाँ पे बात किसकी गई है दोस्तों? राज्य लोक सेवा आयोग की बात करी गई है, आरपीएससी की बात कही गई है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। आरपीएससी की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हमारे दिसंबर 1949 के अंदर की गई थी। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उससे पूर्व की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर कितने प्रांत थे? 22 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? राजस्थान के गठन के समय की बात करें हमारे यहाँ पे 22 प्रांत थे। उस 22 प्रांतों में से 3 प्रांतों के अंदर 3 प्रांत के अंदर लोक सेवा आयोग, हमारे 3 प्रांतों के अंदर जो लोक सेवा आयोग कार्यरत थी, वो 3 प्रांत कौन कौन से हैं? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन 3 प्रांतों के अंदर हमारी जो लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थी। ये कब की बात है दोस्तों? राजस्थान के गठन के समय। कितने प्रांत थे? 22 प्रांत। उसके अंदर 3 प्रांतों के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। जब बात करें आरपीएससी की, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष हुआ करते थे और 2 सदस्य हुआ करते थे, प्लस 2 सदस्य हुआ करते थे। और जब बात करें जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है एसके घोष। एसके घोष। क्लियर है दोस्तों? जब अगली बात करें वर्तमान के अंदर, जब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर हमारे यहां पर एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। क्लियर? अब जब अध्यक्ष की बात करें, यहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के अध्यक्ष जो होंगे इनकी जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। कितना है? कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका
6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 या 62 वर्ष की आयु। जब हम बात करें इनको निकालने की, इनको हटाने के लिए हमारे राज्यपाल इनको बर्खास्त कर सकते हैं, इनको निकाल नहीं सकते, परंतु इनको निकालने को, इनको हटाने की जो पावर है, शक्ति है, वो हमारे राष्ट्रपति के अंदर निहित है। इनको हटाने की पावर राष्ट्रपति के अंदर निहित है। हटाने की शक्ति की बात करें तो वो हमारे राष्ट्रपति के अंदर निहित है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अभी हाल वर्तमान के अंदर हमारे जो पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन थे, हमारे आरपीएससी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया और जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, तो उनका उत्तर है हमारा कैलाश चंद्र मीणा, हनुमान प्रसाद, उत्कल रंजन साहू, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों कैलाश चंद्र मीणा। तो जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, तो कैलाश चंद्र मीणा है, वो भी इसके वर्तमान के अंदर सदस्य थे। क्लियर? तो इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। और हम बात करें 7 अन्य सदस्य की, तो पहले सदस्य हैं डॉक्टर संगीता आर्य। हम बात करें 7 सदस्यों की, तो डॉक्टर, ये 7 सदस्यों के नाम भी आपको जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, और जब हम आगे बात करें तो आगे वाले जो सदस्य हैं हमारे कर्नल केसरी सिंह राठौड़ के बाद कैलाश चंद्र मीणा, और कैलाश चंद्र मीणा भी इसके अंदर एक सदस्य थे, कैलाश चंद्र मीणा, और प्रोफेसर अयूब खान। तो दोस्तों आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जब आरपीएससी का एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम उनके द्वारा करवाया जाता है, हम उनको देते हैं, परंतु हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। वो 7 सदस्यों में से अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे कैलाश चंद्र मीणा। कौन है दोस्तों? कैलाश चंद्र मीणा। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और ये अन्य सदस्य हैं। इनकी जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको हटाने का कार्य जो है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और इनकी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसके बारे में, आरपीएससी के बारे में ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और जब हमारे स्टार्टिंग में राजस्थान का गठन हुआ था, 22 प्रांतों के अंदर 3 प्रांतों के अंदर लोक सेवा आयोग बनाई गई थी जो कार्यवाहक थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जहां से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? हम सभी को पता है कि अमृता देवी के बारे में यहाँ पर उनके स्मृति में एक पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। ये राजस्थान वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है। जब हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वन विभाग द्वारा, जो हमारा वन विभाग है, वन विभाग के द्वारा 75वें वन विभाग द्वारा 75वें जो पुरस्कार है, यानी कि यहां पर सम्मानित किया जा रहा है राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तुप्पर पर, राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर, यानी कि जब हम बात करें हमारे राज्य का, राजस्थान सरकार का, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में कोई पुरस्कार होता है तो कौन सा है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। हमारे राजस्थान सरकार का है, भी राज्य सरकार का कह लो,
वन एवं वन्य जीव संरक्षण के अंदर में अगर सर्वोच्च पुरस्कार कोई है तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। तो वन विभाग द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर हमारे जो पवन कुमार जैन है इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और ये महोत्सव हो रहा है हमारे डूडू के अंदर। कहाँ हो रहा है दोस्तों? डूडू के अंदर ये महोत्सव हो रहा है। और जब आगे बात करें तो इस महोत्सव के अंदर वन विकास के माध्यम से एक कैटेगरी बनाई जाती है। वन विकास के अंदर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जब हम बात कर रहे थे राजस्थान का अंदर, राजस्थान का जब राज्य का वन एवं राज्य का जब हम बात कर रहे हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण, इसके माध्यम से पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, जिसके माध्यम से पवन कुमार जैन को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। डूडू के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है। कहां पर हो रहा है दोस्तों? डूडू के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। वन विभाग द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पर डूडू के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर पवन कुमार जैन को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में अगर सर्वोच्च पुरस्कार है तो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है। इसी पुरस्कार के तहत पवन कुमार जैन को सम्मानित किया जा रहा है। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों? वन विकास कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी है? वन विकास कैटेगरी के अंदर इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है। और एक और बात दोस्तों, 2022 के अंदर में इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये 2022 का पुरस्कार है, इसका भी घोषणा अभी हुई थी। और 2021 के अंदर भी हमारी जो अभिलाषा है और साथ ही साथ बच्चू सिंह वर्मा है, इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में पशुपालन संवर्धन संरक्षण एवं विकास हेतु कौन से विकास कोष का गठन किया जाएगा? यहां पे बात करी है हमारे पशुपालन से संबंधित। पशुपालन संवर्धन संरक्षण एवं विकास कोष हेतु कौन से विकास कोष का गठन किया जाएगा? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष, गोपालक विकास कोष योजना, कामधेनु विकास कोष योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष। इसके माध्यम से 250 करोड़ रुपए के विकास किए जाएंगे। 250 करोड़ रुपए की राशि के माध्यम से यहां पर इसकी लागत लगेगी। इसके माध्यम से पशुपालन के संबंध में विकास किए जाएंगे। आपको जानकारी होगी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री, आपने योजना का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। जब हम पशु की बात करें तो ये योजना हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इस योजना के माध्यम से जो हमारे दुधारू पशुधन है, जो भी हमारे दुधारू पशु हैं, उनके हितों के साथ साथ अन्य पशुओं को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। राज्य के अंदर पशुओं के हितों के संरक्षण हेतु दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी यहाँ के अंदर सम्मिलित किया गया, उनके अंदर पशु बीमा योजना के तहत। जब बात करें कोटा के अंदर मवेशी चारा संयंत्र, जब और स्थापना की बात करें, कोटा के अंदर मवेशी चारा संयंत्र की स्थापना करने की बात की गई है, स्थापित करने की यहां पे बात की गई है। चारा संयंत्र यहां पर स्थापित करने की बात की गई है।
अब जब और पशुपालन और डेयरी की बात करोगे दोस्तों, तो इसके अंदर ऊंट संरक्षण और विकास मिशन को भी शामिल किया गया है। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन को भी शामिल किया गया है। आपको पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा अनेक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अंदर एक ऊंट महोत्सव भी है जो बीकानेर से संबंध रखता है दोस्तों। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, और ऊंट के साथ साथ हमारे इसके बारे में बीकानेर आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्लभ बीमारी के निदान एवं उपचार हेतु विकास किस जिले के अस्पताल में मेडिकल जेनेटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि दुर्लभ बीमारी जिसको हम कैंसर की भी इसका एग्जांपल है, उदाहरण है, के निदान एवं उपचार हेतु किस जिले के अस्पताल में मेडिकल जेनेटिक्स के लिए जो हमारा एक केंद्र खोला जाएगा, इसकी यहां पर बात की गई है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो आपको इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर होगा मैं दोस्तों जयपुर। जयपुर के जो जेके लोन हॉस्पिटल है, जयपुर का तो जेके लोन हॉस्पिटल है, जेके लोन अस्पताल, उसके अंदर ये जो केंद्र है इसको खोला जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, जब हम बात करते हैं कौन सा केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, किसका है, मेडिकल जेनेटिक्स का एक एक्सीलेंस सेंटर है ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स। इसको जयपुर के जेके अस्पताल के अंदर स्थापित करने की बात कही गई है दोस्तों। अब जब बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, तो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आपने अनेक योजनाओं का नाम सुना होगा। तो हम बात करते हैं बजट के अंदर, हमारे बजट के अंदर अभी जो बजट हुआ था, प्रस्तुत हुआ था, उस बजट 2024-25 के अंदर चिकित्सा के ऊपर 27,660 रुपए व्यय करने की बात की गई है। कितना, 27,660 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार चिकित्सा के सेवा में विकास करेगी। यानी कि चिकित्सा सेवा के अंदर वो बढ़ोतरी करेगी। कैसे हमारे हॉस्पिटलिटी को बढ़ाया जाए, कैसे उसके अंदर फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, ताकि आम जन को भी सुचारू रूप से इसका लाभ मिल सके। और जब हम बात कर रहे थे तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अंदर इसका जो हिस्सा है, जब हम बात करें जीएसडीपी की, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, तो ये 8.26% है उसका। कितना है दोस्तों, 26% है, 8.26% है। जब हम बात करें केंद्र की आयुष्मान भारत योजना, केंद्र की हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना उसी के तर्ज पर हमारे राजस्थान के अंदर, उसी के तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, यानी कि केंद्र के अंदर वो कौन सी है, आयुष्मान भारत योजना। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य योजना है। तो ये बातें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब हम आगे बात करें चिकित्सा सेवा के बारे में दोस्तों, तो यहां पर हमारे यहां पर दूरस्थ क्षेत्रों में, जो भी दूर दराज वाले क्षेत्र हैं, उसके अंदर जो चिकित्सा के सेवा में जो महत्वपूर्ण जो कदम सरकार ने उठाए हैं आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देने के लिए, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है उसमें आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा
सेवा उपलब्ध करवाने के लिए हमारे राजस्थान सरकार ने आयुष्मान मॉडल CHC, आयुष्मान मॉडल CHC की स्थापना की बात करी है दोस्तों। तो ये बहुत पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आम दूरस्थ क्षेत्र में आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा दिलाने के लिए हमारे राजस्थान सरकार ने आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित करने की बात कही है। और राजस्थान में चिकित्सा सुविधा के उन्नयन के लिए, राजस्थान में चिकित्सा सेवा के उन्नयन के लिए, जब बात करें चिकित्सा सेवा को उन्नयन के लिए, उसके लिए हमारे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों ये बेसिक बातें हैं, आपको चिकित्सा के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी राजस्थान सरकार ने 27,660 करोड़ रुपए चिकित्सा सेवा के अंदर यहाँ पे दिए हैं, जो 8.26% राजस्थान राज्य सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा है। और केंद्र के अंदर जो आयुष्मान भारत योजना है वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। और साथ ही साथ आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर आयुष्मान मॉडल CHC की स्थापना की बात कही है। और चिकित्सा सेवा के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की यहाँ पर स्थापना की बात यहाँ पर कही गई है। और दोस्तों जो आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय जिसकी अभी स्थापना हुई थी, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी दोस्तों? अजमेर के अंदर हुई थी। कहां पे होने की बात हुई है? अजमेर में स्थापित होने की यहां पे बात हुई है, अजमेर। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की तो हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में कवर करी है, तो इसका उत्तर होगा जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा कौन सी नीति लाई जाएगी? यानी कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी नीति लाई जाएगी? हमारी सरकार अनेकों कार्य कर रही है युवाओं के लिए, तो हमारे उनके लिए कौन कौन सी नीतियां लाई जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजस्थान युवा नीति, राजस्थान राज्य कौशल नीति, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब बात करें युवाओं के लिए सर्वांगीण विकास की, तो मानव संसाधन विकास के अंदर एक कार्यक्रम होता है, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। जब हम बात करें इनकी, तो इसके अंदर हम बात करते हैं युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को बढ़ोतरी के लिए हमारे राजस्थान सरकार राजस्थान युवा नीति 2024 को लेकर आ रही है। राजस्थान युवा नीति 2024, जिसके अंदर 10 लाख से भी अधिक युवाओं को, 10 लाख से भी अधिक जो युवा हैं उसको इसके अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या बात करिए दोस्तों? 10 लाख से अधिक
युवाओं को रोजगार के अवसर के अंदर इन्होंने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बात कहां कही गई थी दोस्तों? राजस्थान युवा नीति 2024 के अंदर ये बात कही गई थी। जब हम आगे बात करें राजस्थान राज्य कौशल नीति, राजस्थान राज्य कौशल नीति के तहत इसके अंदर कहा गया कि 2 साल के भीतर विद इन 2 साल के अंदर 1.5 लाख से अधिक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 साल के भीतर 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब बात करें अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को, यहां पर हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, क्या होता है दोस्तों? स्टार्टअप्स, जो यंग आइडियाज होते हैं, जो यंग टैलेंट्स होते हैं, आप सब देखते हो जैसे कि शार्क टैंक, आप सभी ने नाम सुना होगा, अनेकों नाम आपने सुने होंगे। तो शार्क टैंक के प्रोग्राम आता है जहां पे आप बहुत सारे युवा हैं जो उनका कौशल दिखाते हैं, जो यंग आइडियाज लेकर आते हैं जनता के लिए, काफी जो लाभदायी होती है, तो वो उसको हम स्टार्टअप्स के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे हमने बात करी गई है तो स्टार्टअप स्थापित करने एवं रोजगार प्रदाता बनाने के लिए, यानी कि स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनाने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का शुरुआत करी है। दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका जो उत्तर है हमारा राजस्थान युवा नीति 2024। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहां हुआ? राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो आपको बताना है कि प्रथम फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहां पर हुआ? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो फ्लाइंग एकेडमी की बात करो तो किशनगढ़ के अंदर, कहां पर हुआ दोस्तों? किशनगढ़ के अंदर। और इसका उद्घाटन करता किसने किया? हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? फ्लाइंग स्टेशन, हम फ्लाइंग एकेडमी का मंत्री है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। हाल ही फिलहाल की बात है, 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? अब राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? पहला ऑप्शन 5.50%, दूसरा 5.65%, तीसरा 6% और चौथा 6.65%। आपको बताना है कि राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो दोस्तों राजस्थान की इसके अंदर हिस्सेदारी 5.65% है। और जब हम बात कर रहे थे, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा अनेक महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। जैसे हम बात करें दशहरा महोत्सव कोटा, हमने बात करी पिछले क्वेश्चन के अंदर ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, ऐसा अनेक महोत्सव का आयोजन इनके द्वारा करवाया जाता है। और जब बात करें राजस्थान पर्यटन विकास को और गति देने के लिए, पर्यटन विकास को और गति देने के लिए अनेक बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही है और लाई गई है हमारे राजस्थान सरकार द्वारा, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसका बात करेगा? हमारे पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी जो बिल्डिंग फंड है इसको भी गठित करके, बिल्डिंग फंड यानी कि इसको भी गठित करने के पश्चात 5 वर्षों के अंदर, यानी कि RTCIF को गठित कर 5 वर्षों में
5,000 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। यानी कि आरटीसी, यानी कि हम बात करें आरटीआईसीएफ को गठित करने के पश्चात 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के यहाँ पे पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पे कार्य करवाए जाएंगे। कौन सा फंड यहाँ पे किया गया है? राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोष है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, जो कि आगामी 5 वर्षों के अंदर 5,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश करेंगे हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। और हमारे राजस्थान के शौर्य एवं साहस के प्रतीक, शौर्य एवं साहस के प्रतीक और साथ ही साथ जो किले हैं, स्मारक हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे राजस्थान के शौर्य हमारे राजस्थान के शौर्य, साहस एवं प्रतीक, जो हमारे राजस्थान के जो किले हैं, जो स्मारक हैं, जो किले और जो स्मारक हैं, उनके संरक्षण के लिए जो हमारे राजस्थान के जो किले, स्मारक, हमारे राजस्थान के जो किले हैं, जो स्मारक हैं, इनके संरक्षण के लिए और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, के संरक्षण हेतु हमारे राजस्थान के अंदर के संरक्षण हेतु हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान विरासत संरक्षण, राजस्थान विरासत संरक्षण, राजस्थान विरासत संरक्षण और विकास प्राधिकरण गठित होगा, और विकास प्राधिकरण गठित होगा, विकास प्राधिकरण गठित होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो स्मारक हैं, किले हैं, जो राजस्थान के क्या है, शौर्य, साहस और इनके प्रतीक है और प्रतीक के चिन्ह है, उनको भी यहाँ पे संरक्षित करने के लिए राजस्थान विरासत संरक्षण और विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, यानी कि एम प्रतीक, तो इसको आप बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? तो हम जब बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, तो इसका उत्तर क्या होगा? 5.65%। तो इसके हमने और भी चीजें बात करी। फंड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हमारे राजस्थान के किले, साहस के प्रतीक रहे किले, स्मारक, सांस्कृतिक धरोहर, इसके लिए कौन से विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? यहाँ किसकी बात कर रहा है दोस्तों? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन आभानेरी उत्सव, दूसरा विजयदान देथा साहित्य उत्सव, तीसरा मोमासर उत्सव, तीसरा और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है, विजयदान देथा साहित्य उत्सव द्वारा राजस्थान साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का यानी कि आयोजन किया जाएगा। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा किस जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से किया गया है, यह आपको यहां पर बताना है। यानी कि जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा उनको 6,000 रुपए राशि दी जाती है,
क्या है? प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत हमारे जो किसान हैं उनको 6,000 रुपए की राशि दी जाती है 3 किस्तों के अंदर। कितनी राशि? 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों के अंदर दी जाती है। कितनी किस्तें दोस्तों? 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब जब बात करें हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उसी को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत में 2,000 रुपए और देने की घोषणा करी थी। क्या बात कर रहे हैं? हमारे राजस्थान के अंदर, इसी के अंदर इनको और लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जब बात कर रहे हैं 2,000 रुपए अतिरिक्त, 2,000 रुपए अतिरिक्त देने की यहां पर इन्होंने घोषणा करी थी। और जब हम बात कर रहे थे, ये इन्होंने टोटल इसका जो बजट है 14,000 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 14,000 करोड़ रुपए इसका टोटल बजट है। और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टोंक जिले से प्रारंभ किया था। टोंक जिले से इन्होंने पहली बार किसी किसान को 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करके इसका उद्घाटन किया था। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि हमारे भजन लाल जी शर्मा द्वारा दी जाएगी। क्लियर? तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? टोंक जिले से हुई थी। तो आज हमारे करंट अफेयर्स के जो कितने क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चैनल पसंद आया होगा। ये जो वीडियो है इसके अंदर जितने क्वेश्चंस थे सभी को पसंद आए होंगे। और साथ ही साथ आप इसके मुख्य तथ्यों को नोट करिएगा और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।